सी नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स। हम इसमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इरिगेशन प्रैक्टिसेस कैसी थी, ठीक है, टूल्स और मशीनरी कौन कौन सी यूज़ की गई इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। साथ के साथ हम देखेंगे कि हड़प्पन्स के टाइम में एनिमल हस्बेंड्री कैसे प्रैक्टिस की जाती थी, टाइप ऑफ एनिमल्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पजेज, ठीक है। आल्दो एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमी का ही पार्ट है, लेकिन हमने जो इकोनॉमी को स्पेशली अलग से डिफरेंट लेक्चर में डील किया था। नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स। एग्रीकल्चर, सी सबसे पहले हम देखेंगे इसमें द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट वर ग्रोन बाय द हड़प्पन्स। कौन कौन सी क्रॉप आपकी क्या है उगाई जाती थी। सी सबसे पहले जो सबसे स्टेपल जो डाइट में यूज होती थी, जो सबसे मेजर क्रॉप थी, वो थी वीट। वीट आपका फॉर्म करेगा स्टेपल डाइट ऑफ द हड़प्पन्स। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका किसका प्रोडक्शन होगा, वीट का। वीट के साथ साथ आपका बार्ले, ठीक है, साथ साथ आपका मस्टर्ड की भी खेती होती थी। मस्टर्ड से आपको क्या मिलता है, राई और सरसों। तो मतलब आपकी ऑयल सीड्स का भी प्रोडक्शन होता था। फिर हम देखेंगे किसी ये जो तीनों हैं ये आपकी रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स के साथ साथ खरीफ क्रॉप्स भी उगाई जाती थी आपकी समर सीजन में, मानसून में। तो टाइप ऑफ द खरीफ क्रॉप्स दैट वर ग्रोन इंक्लूडेड मिलेट्स। मिलेट्स में आगे आपका आ गया जवार, बाजरा, ठीक है। अब जो मिलेट्स आप देखिए, दीज आर ड्राई लैंड क्रॉप्स। मतलब जिनको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही लो होती है, ठीक है। इनको ड्रॉट क्रॉप्स भी बोलते हैं, ड्रॉट परसिस्टेंट क्रॉप्स भी बोलते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी तो इनको आप ड्राई एरियाज और सेमी एरिड एरियाज में भी, सेमी एरिड, एरिड और ड्राई एरियाज में भी आप इनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्शन मेजर आपका गुजरात में जो साइट्स मिली, राजस्थान में, साथ साथ आपका हमने देखा गनवेरी वाला साइट थी पाकिस्तान में, चोलिस्तान में। ये आपकी मेजर साइट्स थी जहां पे आपका मिलेट्स का प्रोडक्शन होता था। साथ साथ हम देखेंगे कॉटन का भी प्रोडक्शन होता था। सी जो ग्रीक्स थे वो कॉटन को बोलते थे सिंडोन। ग्रीक्स कॉटन को क्या बोलते थे, सिंडोन। तो सिंडोन क्यों बोला ग्रीक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम दैट द कॉटन वाज एवर प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट टाइम इट वाज कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ सिंध प्रोविंस में आपका सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन हुआ था, इसलिए ग्रीक्स इसको सिंडोन भी बोलते थे। साथ साथ हम देखेंगे पल्सीज का भी आपका कल्टीवेशन होता था। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि राइस का भी आपको रिमेन्स मिले। सी राइस के आपको रिमेन्स कहाँ मिले, लोथल में। बाकी साइट्स पे आपको राइस के रिमेन्स नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि राइस का ज़्यादा बड़े स्केल पे कल्टीवेशन नहीं होता था, बहुत ही मिनिमल कल्टीवेशन हुआ राइस का, ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपका नहीं हुआ था। इसलिए खाली लोथल एक ही साइड पे आपको राइस मिला है, ज़्यादा वास्ट अमाउंट में राइस आपको नहीं मिला। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट वर ग्रोन बाय द इंडस वैली पीपल। सी हमने देखा कि इसमें खरीफ क्रॉप्स भी थी और रबी क्रॉप्स भी थी। ऊपर वाली रो में ये रबी है और ये आपकी खरीफ क्रॉप्स होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर स्केल पे जो क्रॉप्स का आपका प्रोडक्शन होता था वो होता है रबी क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स का होता था। और जो आपका खरीफ क्रॉप्स का ज़्यादा बड़े स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता था, क्योंकि आपका जो था मॉनसून सीजन में आपकी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लड कर जाती थी, जिसकी वजह से लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
तो ये जो फ्लड हुए ये आपके रिसीड होंगे, इसका वाटर जो रिसीड होंगे वो होंगे आपके अक्टूबर या नवंबर में। तो इसलिए ज़्यादातर प्रोडक्शन आपका रबी क्रॉप्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस आप ये भी देखे होंगे कि ये आपका जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे डोमिनेंट जो प्रोडक्शन है वो रबी क्रॉप्स का ही ज़्यादातर होता है, वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप की इरिगेशन प्रैक्टिसेस दैट वर एम्प्लॉयड बाय द हड़प्पन्स। सी, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट साइट्स का एक्सकेवेशन किया तो उनको कैनाल्स मिले। ठीक है, ये जो कैनाल्स और नहरें हैं इनके थ्रू वाटर सप्लाई होता था टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स। लेकिन ये कैनाल्स आपको आर्कियोलॉजिस्ट को एक दो साइट पे मिले हैं, जिसमें से एक है शोरतुगई अफगानिस्तान में। आपके पंजाब और सिंध प्रोविंस में कैनाल्स नहीं मिले हैं, पंजाब और सिंध प्रोविंस में। तो इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला है कि शायद वहाँ पे जो कैनाल्स है इस रीजन में सिल्टिंग हो गई हो, मिट्टी से भर गए हो, इसलिए उनका कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि कैनाल्स वर देयर। ठीक है, तो सिल्टिंग की वजह से कैनाल्स सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर सी रबी क्रॉप्स तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट लो होती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो ये तो वैसे ही आपकी हम देखेंगे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, टेम्परेट साइक्लोन जो बोलते हैं, ये आपके मेडिटेरेनियन से होते हुए आपका पाकिस्तान और इंडियन रीजन में आते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब आती हैं तो ये जो है रेन लेके आती है, एंड दिस रेन इज बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती हैं सर्दियों के टाइम पे, तो आपका जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले रीजन में टेम्परेचर भी लो हो जाता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। ठीक है, प्लस इवन जो क्रॉप्स भी ग्रोन थी मिलेट्स वगैरह, इसमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये रेन फेड फार्मिंग से भी हो सकता था। अब हम ये देखेंगे कि किस किस टाइप के टूल्स और मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स आपकी यूज होती थी खेती में। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स दैट वर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, सी वुडन प्लफ शेयर यूज होता था। वुडन प्लफ शेयर की वजह से आपका प्लफिंग होती थी फील्ड्स की, और उसके बाद आपका सीड्स को सो किया जाता था। सी, वुडन प्लफ शेयर जो है ये कैसे पता चला, हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो टॉयज मिले टेराकोटा के टॉयज में, उसमें डिपिक्टेड था प्लफ। तो यहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला कि वुडन प्लफ शेयर का यूज होता था एग्रीकल्चर में। एंड दीज वुडन प्लफ शेयर वर आइदर ड्रिवन बाय और पुल्ड बाय ह्यूमंस और बाय बुल और ऑक्स। बुल का भी रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, सील्स पे एक तो किया गया है। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि बुल के भी आपके टेराकोटा के फिगर्स मिली हैं। तो यहाँ से उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाली कि दीज वर द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि स्टोन के सिकल्स यूज होते थे। स्टोन की सिकल्स यूज होते थे। सिकल क्या होती है, सिकल होती है दराती, इस शेप में होती है ये। ठीक है, ये स्टोन है, इसको शार्प किया जाता है और यहाँ पे एक वुडन हैंडल रहेगा। ये वुडन हैंडल के थ्रू आप क्या करोगे, सिकल का यूज करके हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, कटाई करोगे। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो दो टूल्स यूज हुए हैं, वुडन प्लफ शेयर और स्टोन सिकल्स, ये क्या हम ये देख सकते हैं कि प्रिमिटिव टूल्स थे। ठीक है, प्रिमिटिव टूल्स मतलब प्रिमिटिव टूल्स होंगे तो आपका प्रोडक्शन को लिमिटिंग फैक्टर होंगे, ये लिमिट करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस क्या है, हड़प्पन्स वर एबल टू ग्रो क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। तो इन स्पाइट ऑफ दिस दे वर एबल टू प्रोवाइड फूड फॉर मल्टीपल पर्पसेज। तो किस किस पर्पज के लिए यूज होता है, सी एक तो ये होगा आपका फार्मर्स यूज करेंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए। ठीक है, एक पार्ट आपका प्रोड्यूस का कहां जाएगा,
टू द रूलिंग क्लास। ठीक है, हमने देखा कि ग्रेनरीज मिली है, तो वहां से हमने क्या डिराइव किया टाउन प्लानिंग जब हम पढ़ रहे थे कि फूड ग्रेन्स वर कलेक्टेड एज ए काइंड ऑफ टैक्स, तो टैक्सेशन में भी जाते था ये एक पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। साथ के साथ एक पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस आपका जाएगा, हमने देखा कि सिटीज का लार्ज स्केल पे राइज हुआ था और 2500 से 1800 बीसी में हमने देखा मैच्योर हड़प्पन फेज था, मल्टीपल सिटीज की ग्रोथ हुई। इसके 1500 साल तक आपका 500 बीसी तक सिटीज का राइज नहीं होगा, हम देखेंगे महाजनपद के दौरान सिटीज का राइज होगा। तो अर्बनाइजेशन भी था, तो अर्बनाइजेशन जब होगा, सिटीज जब होंगी, तो वहां पे तो प्राइमरी इकोनॉमी इज नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो मतलब ये तो तभी हो सकती है जब यहां पे भी आपका प्रोविजन ऑफ फूड हो, जो कि रूरल एरिया से आएगा, जो कि फार्मर सप्लाई करेंगे। तो इसका क्या हो सकता है कि इंस्पाइट ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स लिमिटिंग फैक्टर था, इसके बाद भी इन्होंने इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया। तो इससे क्या मतलब होता है, एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एक तो हड़प्पन फार्मर्स वर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, दूसरी कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो आपकी रूरल इज टू अर्बन की जो रेशियो होगी, ठीक है, आपकी जो एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन की जो रेशियो होगी, ठीक है, और आपकी विलेज इज टू सिटी की जो रेशियो होगी, ये क्या है, टिल्टेड होगी इन द फेवर ऑफ दीज रूरल एग्रीकल्चर और विलेज में। ठीक है, ज्यादातर लोग इसमें रहेंगे, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दिस हम खाली सिटीज के बारे में ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि सिटीज़ में पक्का ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स थे, मटेरियल डेंसिटी ज़्यादा थी, ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा रिकवर हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इसलिए सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। विलेज में जो स्ट्रक्चर्स थे, मड हाउसेज होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हमारे ज़्यादा विलेजेस नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ से तो हम ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, टिल्टेड इन फेवर हो, ज़्यादातर तो लोग यही प्रैक्टिस करते होंगे। तो जो फार्मिंग का जो पेशा था, हम क्या कह सकते हैं, वो लेबर इंटेंसिव रहा होगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे एक कंसेप्ट के थ्रू, लेबर और कैपिटल की रेशियो, लेबर टू कैपिटल रेशियो कितनी है। कैपिटल मतलब जिसके थ्रू प्रोडक्शन होगा, इट इन्वॉल्व्स योर टूल्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, मनी, जो भी होगा ये आपका कैपिटल होगा। तो अगर ये जो रेशियो है, अगर इट इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ लेबर, हाई है, रेशियो की वैल्यू हाई है, मतलब लेबर इंटेंसिव आपका एग्रीकल्चर है। मशीन मतलब कैपिटल की रेशियो लो है, मतलब टूल्स और मशीनरी भी कम यूज होती है। ठीक है, अगर ये जो रेशियो है, अगर इट इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, अगर ये रेशियो मतलब लो है, ये रेशियो लो है, मतलब कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये होगी आपका कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इसको हम कैपिटल इंटेंसिव हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम्स पे जितनी डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, तो जितनी आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, तो इसमें क्या है, कैपिटल रेशियो हाई है, वहां पे मशीनरी और इन्वेस्टमेंट और टूल्स, ट्रैक्टर्स बड़े बड़े यूज होते हैं, कंबाइनर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स। तो मॉडर्न आपका मशीनरी को, इंस्ट्रूमेंट्स को, टूल्स को अप्लाई करते हैं। तो एक फार्मर आपका लार्ज एरिया पे थ्रू यूज ऑफ दिस सुपीरियर मशीनरी कल्टीवेशन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि लेबर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं चाहिए आपको, कम लेबर का यूज करके आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लेबर है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लेबर था, यहाँ पे कम है, ये जो एक्स्ट्रा लेबर है ये रिलीज होगा, ठीक है, ये फ्री हो जाएगा, और ये जो लेबर है ये मूव करेगा अर्बन सिटीज में। ठीक है, सिटीज में मूव करेगा।
और ये नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करेगा। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज का लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट हाई होता है और एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। लेबर का कम यूज़ होता है क्योंकि आपके पास सुपीरियर टूल्स है और मशीनरीज है, तो कम लेबर का यूज़ करके आप ज़्यादा हैवी मशीनरी को अप्लाई करोगे तो आप प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो। तो आज के टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं कि सी इंडिया में आज के टाइम पे हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो तो आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, अराउंड 50% पॉपुलेशन। और बात क्या चलती है कि एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन की जाए, मतलब सुपीरियर टूल्स का यूज़ किया जाए। इसलिए आपका जो है फार्मर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी कैपिटल को एम्प्लॉय करे, तो ज़्यादातर फार्मर्स आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो रूरल, इसी की वजह से आपका रूरल रेशियो भी ज़्यादा होगी। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया, रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। ज़्यादातर इंडिया क्या है, रूरल पॉपुलेशन है आपकी, अराउंड 65-70% रूरल पॉपुलेशन है। तो जब तक आप मैकेनाइजेशन नहीं करोगे, एग्रीकल्चर को सुपीरियर डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो ये जो लेबर है, एक्स्ट्रा लेबर जो इन्वॉल्व एग्रीकल्चर में, ये फ्री नहीं होगा। और जैसे ये रिलीज होगा लेबर, ये सिटीज़ और नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में प्रैक्टिस करने लगे। इसलिए फोकस क्या है कि नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। तो वो तभी हो सकता है जब खेती में एम्प्लॉयमेंट कम हो और यहाँ पे ज़्यादा जाए, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, सी जब आयरन की डिस्कवरी हुई 1000 BCE में, तो आयरन क्या रिप्रेजेंट करता है, सी आयरन रिप्रेजेंट्स अ मच सुपीरियर टूल, जहां बहुत ज्यादा सुपीरियर टूल है। जब आयरन एज ए प्लवशेयर यूज होगा खेती में, तो आप आयरन का यूज कर, आप आयरन को कंपेयर करो वुडन प्लवशेयर के साथ, तो आयरन का यूज करके आप एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर सकते हो। आप कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लफिंग कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर टूल, ठीक है। तो आपका लेबर भी रिलीज होगा, एक्स्ट्रा लेबर, और एक्स्ट्रा लेबर रिलीज होकर सिटीज़ की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो आयरन जैसे ही आएगा तो आपका सिटीज़ का भी राइज देखने को मिलेगा 500 BC के अराउंड। आयरन का जो यूज़ धीरे धीरे हुआ 500 BC की तरफ आपका पीक आएगा। तो सिटीज़ का राइज हुआ 500 BC में, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा लेबर था ये फ्री हुआ क्योंकि आपके पास सुपीरियर टूल्स आए। तो ये जो लेबर है नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने लग गया। सी ये सुपीरियर टूल है, यहां से आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। सिटीज राइज हुआ, यहां से भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो यहां से भी टैक्स आएगा किंग को, यहां से भी टैक्स आएगा किंग को, तो स्टेट की ट्रेजरी बढ़ेगी। तो जैसे स्टेट की ट्रेजरी बढ़ेगी तो किंग अपनी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रख सकता है, रेगुलर प्रोफेशनल आर्मी रख सकता है। क्यों रख सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी ट्रेजरी और रिसोर्सेज हैं कि वो इन सोल्जर्स की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, वेपन्स, सैलरीज को अफोर्ड कर पाए, मेंटेन कर पाए। तो जब तक आयरन की डिस्कवरी नहीं होगी तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं आएगी। इसलिए 500 BC में जब सिटीज़ का राइज हुआ तो हम देखेंगे कि महाजनपद का भी राइज होता है, द ग्रेटर किंगडम्स का भी राइज होता है। तो इसके पीछे जो मेन कॉजल फैक्टर था वो आपका आयरन की डिस्कवरी थी। सी ये जो सेम कंसेप्ट आपका कहाँ पे लगा है, सर्फडम। जब तक सर्फडम अबॉलिश नहीं हुआ था आपका यूरोप में, सर्फडम मतलब आपको जो लॉर्ड था और सर्फ था, तो सर्फ के लिए कंपलसरी होता था लॉर्ड की सर्विस देना, उसकी जो फील्ड्स को है प्लफ करना और एग्रीकल्चर करना, और एक पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस आपका लॉर्ड्स को जाता था। तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी तो गवर्नमेंट सर्फडम को अबॉलिश कर देगी, तो बॉन्डेज और स्लेवरी जो थी सर्फ्स की वो खत्म हो जाएगी, और सर्फ्स अपनी वॉलंटरी मूवमेंट से दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सिटीज में दे विल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयड इन बिग फैक्ट्रीज। तो इसी की वजह से पुश मिलेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी। सेम कंसेप्ट आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ भी लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपका हमने एग्रीकल्चर जानने की कोशिश की हड़प्पन्स की। अब हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री और कौन कौन से टाइप के एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे। नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे
जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का, ठीक है, कौन कौन से एनिमल हस्बेंड्री कैसी थी वहाँ की हड़प्पन्स की। सी हम देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आपको इकोनॉमी में बताना भूल गया था, वीवर का। तो वीवर क्या है? सी आपको क्या है, एक एनिमल डोमेस्टिकेट करने पड़ेगा, शिप। तो शिप को डोमेस्टिकेट कर देते। शिप से क्या मिलेगा आपको? वूल मिलेगा, ठीक है। और हम एग्रीकल्चर के थ्रू हमें कॉटन मिल जाएगा, राइट। तो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो हो गया शिप का। शिप इसलिए एम्प्लॉय की जाती ताकि वूल मिले। ये जो रॉ मटेरियल मिला, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसकी स्पिनिंग होगी। स्पिनिंग के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे हड़प्पन, दैट इज नोन एज स्पिंडल हॉर्ल्स। स्पिंडल हॉर्ल्स, ठीक है। स्पिंडल हॉर्ल्स आप नेट पे देख के जाके देखना शेप क्या होगी, ठीक है। स्पिंडल हॉर्स कुछ इस टाइप का होता था। यहां पे क्या है आपका, जो वूल या कॉटन होगा इसके चारों तरफ आप क्या है, ठीक है, लपेट दोगे और इसको रिलीज कर दोगे। तो ये रिलीज होके ऐसे ऐसे घूमने लगेगा स्पिंडल हॉर्ल। तो जैसे ये घूमने लगा, स्पिनिंग होगी। जैसी स्पिनिंग होगी तो ये जो रॉ मटेरियल है ये आपका थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मल्टीपल थ्रेड्स है इनकी जब आप वीविंग करोगे तो आप क्लोथिंग मटेरियल बना सकते हो। तो वीविंग ज्यादातर हड़प्पन्स में वुमेन का ही फंक्शन था। तो एक तो आप हो गया शिप, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वो पिग्स और गोट्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे। तो पिग्स और गोट्स को डोमेस्टिकेट करने का क्या पर्पज रहा होगा? सी पिग्स और गोट्स से आपको मिलेगा मीट। तो यहां से क्या कंक्लूड होता है, दैट द हड़प्पन्स वर नॉन वेजिटेरियंस। उनकी क्या है, क्विजीन, डाइटरी हैबिट्स कैसी थी, दे वर नॉन वेजिटेरियंस। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि हड़प्पन्स क्या है, बफेलो, ठीक है, बफेलो और काव को भी डोमेस्टिकेट करते थे। यहां से आपको क्या मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, घी, कर्ड, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। साथ के साथ हम देखेंगे कि बुल या ऑक्स का भी डोमेस्टिकेशन किया गया है। तो बुल का हमने देखा क्या क्या यूज था। सी एक तो होगा आपका एग्रीकल्चर में वुडन प्लवशेयर को पुल करने के लिए। दूसरा आपका यूज होगा इसका एज ट्रांसपोर्टेशन में और ट्रेड में। हमने देखा था कि बुल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम था लैंड बेस्ड ट्रेड में, वो बुलक कार्ट्स को पुल करते थे। और बुलक कार्ट्स में क्या है, आपका सामान लाद के ले जाया जाता था फॉर ट्रेडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो ट्रेडिंग में भी यूज होगा इनका। अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड वर वाइल्ड एसीज, ठीक है, वाइल्ड डोंकीज, ठीक है, साथ साथ कैमल्स। तो ये जो एनिमल्स हैं ये आपके कहाँ मिलेंगे, ये आपके डेजर्टस, एरिड और सेमी एरिड एरिया में मिलेंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे गुजरात में। जैसे गुजरात में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। साथ साथ राजस्थान में डेजर्टस रीजन है, कैमल। और राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान का जो रीजन है चोलिस्तान का, जहाँ पे गनवेरी वाला साइट मिली है चोलिस्तान का, वो भी डेजर्टस रीजन है एडजेसेंट टू थार डेजर्ट। सो ये जो एनिमल्स हैं इनका पर्पस क्या है, दे वर यूज्ड एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन, माल ढोने के लिए यूज होते थे। बीस्ट ऑफ बर्डन आपका क्या है, सी बुल, ये भी आपका जो एग्रीकल्चर में माल ढोने के लिए, सॉरी ट्रेड में माल ढोने के लिए यूज होगा, तो ये भी बीस्ट ऑफ बर्डन हो गया। और एनिमल्स देखते हैं। सी हड़प्पन्स को टाइगर के बारे में भी पता था,
ये डोमेस्टिकेट नहीं, हम वैसे देख रहे हैं। टाइगर के बारे में पता था, एलिफेंट के बारे में पता था, राइनोसेरस के बारे में भी पता था। इसलिए सील्स पे हमें टाइगर, एलिफेंट और राइनोसेरस हम देखेंगे पशुपति सील पे, ये आपके एनिमल्स इनको मिले हैं। अब साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पन्स थे वो एज ए फॉर्म ऑफ पेट्स भी यूज करते थे, जैसे डॉग्स और कैट्स को। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हड़प्पन्स के क्या थे, लिंकेजेस थे। हड़प्पन हैड लिंकेजेस विद द ट्राइबल हंटिंग कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये जो हंटिंग कम्युनिटीज थी ये हड़प्पन्स को क्या सप्लाई करती थी? ये हंटिंग कम्युनिटीज हड़प्पन्स को सप्लाई करती थी बर्ड्स, ठीक है, घड़ियाल, वाइल्ड बोर, इट्स ए अनदर फॉर्म ऑफ पिग, ठीक है, और आपका फिश। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, वाइल्ड वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ये आपका मीट, एज ए फॉर्म ऑफ मीट यूज होते थे। तो इससे हमने क्या डिराइव किया कि हड़प्पन्स वर एक्सटेंसिव मीट ईटर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सी हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हॉर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट ए हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी। हॉर्स का यूज नहीं है, हॉर्स के बारे में वो जानते भी नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका प्रीलिम्स के हिसाब से। सी, लेकिन इसके बाद भी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आपके मल्टीपल साइट से सस्पिशियस रिमेन्स मिले हैं। तो ये वर्ड का यूज क्या हुआ, सस्पिशियस। इसका मतलब है पूरा कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं कि वो शायद हॉर्स को ही बिलोंग करते हैं वो रिमेन्स, ठीक है। जैसे आपका लोथल से बोन्स मिली है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये हॉर्स की बोन्स है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये बोलते हैं शायद ये हॉर्स की बोन्स है। सुरकोटड़ा से, सुरकोटड़ा हमने देखा कोस्टल साइट गुजरात में ही लाई करती है। सुरकोटड़ा से स्कल्पचर मिला है, ठीक है, ये बड़ी क्रूड फॉर्म में मिला है। तो इस शेप से ये पता नहीं चलता कि ये हॉर्स का ही है। तो हॉर्स कहीं ना कहीं जो हड़प्पन्स थे वो जानते नहीं थे कि ऐसा कोई एनिमल एग्जिस्ट भी करता है। इट वॉज नॉट ए हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप इसको एलिमिनेट कर देना। लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सी हड़प्पन्स क्या थे, बीफ ईटर्स भी थे। दिस इज ए कंटेंशियस टॉपिक, बीफ ईटर्स। सी, एक रिसर्च पब्लिश की बाय डिफरेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। ये रिसर्च पेपर का आपका आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे में भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट से। उसमें क्या है, जो एक स्पेशल फील्ड होती है आर्कियोजूलॉजिस्ट की, उन्होंने क्या है, जो डिफरेंट पोर्ट्स मिले, बड़े बड़े पोर्ट्स मिले जिनमें कुकिंग होती थी, इन पोर्ट्स को स्टडी किया, ठीक है, फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ। तो इन पोर्ट्स में आपके लिपिड रिमेन्स या फैट के रेजिड्यूज मिले हैं। और इसका एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि ये फैट के रेजिड्यूज आपका काऊ को बिलोंग करते हैं। तो काऊ की भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन होता था। तो यहां से एक लिंकेज आती है कि हड़प्पन्स वर बीफ ईटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है वो कंक्लूड होता है।